हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जॉब सिक्योर में आप सभी का स्वागत है। आइए फिजिक्स का एक और टॉपिक लेके आए हैं हम आज, ताप एवं ऊष्मा। आज ताप एवं ऊष्मा के बारे में बताएंगे कि ताप क्या होता है, ऊष्मा क्या होता है, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं ना फिजिक्स में, उसको सबको हम आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अपने कॉपी निकालेंगे और रेडी रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आता है कि ताप किसे कहते हैं। ठीक है, ताप किसे कहते हैं? जो भी कभी किसी वस्तु का जो गर्मी होता है ना, गर्म होना या फिर ठंडा होना, किसी वस्तु का गर्म होना या फिर ठंडा होना, क्या है वो? ताप है। किसी वस्तु का गर्म होना या फिर ठंडापन जो होता है ना, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही ताप कहते हैं। कोई वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसी को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। ठीक है, इसके मापने के लिए जो एसआई मात्रक होता है ना, तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। बोलते रहिए आप, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और इसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है, व्यवहारिक मतलब कि बोलचाल की भाषा में, तो इसका व्यवहारिक जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं सेल्सियस। क्या बोलते हैं? सेल्सियस बोलते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन। बच्चे मार देते हैं सेल्सियस, लेकिन सेल्सियस क्या है? व्यवहारिक मात्रक है। सेल्सियस व्यवहारिक मात्रक है और एसआई मात्रक होता है केल्विन। कोई वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है, उसको किससे मापते हैं? ताप से। क्लियर है? या फिर कोई वस्तु, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, इसमें हम गैस रखे हैं। जब इसको गर्म करेंगे ना, तो इसके पदार्थ के जो कण होते हैं, वो गति करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। तो उसी से क्या उत्पन्न होता है? ताप उत्पन्न होता है। यानी कि पदार्थ के अणुओं के गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। पदार्थ के अणुओं की गति के कारण ताप उत्पन्न होता है। अब यही आता है फिर कि ऊष्मा तब किसे कहेंगे? ठीक है, ऊष्मा। तो जब यही पदार्थ के जो कण हैं इसकी गतिज ऊर्जा करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे? गतिज ऊर्जा करने लगेंगे, तो उसको हम कहते हैं ऊष्मा। ठीक है, उसका एसआई मात्रक जो होता है, इसका एसआई मात्रक होता है जूल। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और इसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है, इसका व्यवहारिक जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैलोरी। क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। तो कोई वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसको मापने के लिए ताप का प्रयोग करते हैं। इसका ऐसा मात्रक केल्विन होता है, इसका व्यवहारिक मात्रक सेल्सियस होता है। या फिर जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अणु गति करने लगते हैं, तो अणु की गति को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। अब वही जब गतिज ऊर्जा करने लगेंगे तो उसे ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा जो है ना, एक ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है। इसे कार्य में बदला जा सकता है, जिसका एसआई मात्रक जूल होता है और व्यवहारिक मात्रक कैलोरी होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलिए। अब क्या होता है कि ऊष्मा को और ताप को मापने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग पैमाना लेके आए। तब हम एक ही स्लाइड में देख लेते हैं कि ऊष्मा और ताप को मापने के कौन कौन से पैमाना होते हैं। यहाँ देख लें। जैसे सबसे पहले आया सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस क्या किया? कहा कि किसी भी द्रव का हिमांक बिंदु, कौन से बिंदु? हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु, हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु से उसने निकाला सेल्सियस पैमाना। ठीक है, किसी भी ताप को अगर नापने के लिए तापमापी का प्रयोग किया जाता है, तो तापमापी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम सेल्सियस को पहले सबसे देखते हैं। हिमांक का मतलब होता है जमना। हिमांक का मतलब जमना, यानी कि फ्रीजिंग। कोई वस्तु जैसे कि मान लीजिए पानी है, जब पानी को ठंडा करेंगे, ठंडा करते जाएंगे, जब 0 डिग्री सेल्सियस पाएगा तो क्या होता है? बर्फ़ बन जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? हम हिमांक बोलते हैं। और उसी को जब गर्म करेंगे हम वस्तु को, जब पानी को गर्म करेंगे तो कुछ देर के बाद जब 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? खौलना शुरू कर देता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वथनांक बोलते हैं। यानी कि जब जम जाएगा, क्या हो जाएगा? जब जम जाएगा तो उसे हिमांक कहेंगे, और जब खौलने लगेगा उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं। तो इसने कहा, तो जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री होता है।
तो इसने क्या फार्मूला दिया कि C यानी कि सेल्सियस, C-0 यानी कि हिमांक बिंदु, अब बटा इन दोनों का अंतर यानी कि क्वथनांक और माइनस हिमांक। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या आया C-0 बटा 100। कोई दिक्कत है जी? उसके बाद से आया केल्विन। कौन सा आया? केल्विन आया। केल्विन क्या कहा कि जो हिमांक बिंदु होता है इसने कहा कि 273 होता है और जो क्वथनांक बिंदु होता है होता है 373। ठीक है, तो फिर इसने क्या फार्मूला दिया कि K-273 यानी कि K माइनस हिमांक बिंदु अब बटा क्वथनांक माइनस हिमांक यानी कि 377 माइनस 273। तो यहाँ से निकल के आता है K-273 बटा 100। क्लियर है? तब आते हैं हम लोग, उसके बाद आया फ़ारेनहाइट। क्या आया? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट आया तो इसने क्या किया, कहा कि जो हिमांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु जो होता है वो होता है 32। हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री। और जो क्वथनांक बिंदु होता है इसने कहा कि जो क्वथनांक होता है वो होता है 212। ठीक है, उसके बाद से इसने क्या फार्मूला दिया कि F-32 यानी F माइनस क्वथनांक बिंदु अब बटा क्वथनांक F माइनस हिमांक बिंदु अब बटा क्वथनांक माइनस हिमांक यानी 212 और माइनस 32 यानी कि हम कर सकते हैं F-32 बटा 180। कोई दिक्कत है? फिर से एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम है रोमर। क्या नाम है? रोमर। दिख रहा है जी? साफ नहीं दिख रहा है यहाँ पे? चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं। फिर आया रोमर। कौन आया? रोमर। यहाँ दिख रहा है? रोमर आया तो इसने कहा कि जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री होता है और जो इसका क्वथनांक बिंदु होता है, हिमांक बिंदु क्या होता है? हिमांक बिंदु 0 होता है और क्वथनांक जो बिंदु होता है वो होता है 80। ठीक है, तो इसने क्या फार्मूला दिया कि R-0, R मतलब होता है रोमर, वहीं F के यानी केल्विन हो जाएगा, F यानी फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो R माइनस हिमांक यानी 0 और क्वथनांक कितना है? 80 माइनस 0 यानी कि कह सकते हैं कि R-0 बटा 80। कोई दिक्कत है? अगर हम सबको एक जगह अगर लिखना चाहें शॉर्ट फॉर्म में तो लिख सकते हैं C-0 बटा 100 बराबर, ये सब बराबर ही होते हैं। ठीक है, K-273 बटा 100, उसके बाद आता है F-32 बटा 180, फिर बराबर में आता है R-0 बटा 80। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, कह देगा कि 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए। इतना समझ में आया? C-0 बटा 100 कहाँ से आया देख लिया आप लोग, K-273 बटा 100, F-32 बटा 180, R-0 बटा 80। अब क्वेश्चन पूछता है कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में आप चेंज कीजिए। तो कैसे चेंज करेंगे? जहाँ C है वहाँ 40 रखिए, तो 40 माइनस 0 बटा 100 है तो 100 दे देंगे बराबर में। केल्विन में चेंज करना है यानी कि K-273 बटा 100। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब दोनों 100 नीचे है तो दोनों को कट करेंगे जो, तो आ जाएगा 40 माइनस 0 बराबर K-273। अब K को यहीं रख देते हैं, यहाँ प्लस में है माइनस में है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? K बराबर 40 प्लस 273 यानी हम कह सकते हैं कि K बराबर 3, 1, 3 यानी कि 313 केल्विन। अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करें देख लीजिए। उसी तरह से आपको अब 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? जहाँ C है वहाँ 40 रखना है, F-32 बटा 180 रख देना है। उसी तरह से रोमर में चेंज करना है तो चेंज कर लेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो वो होता है -40। -40 डिग्री पर आप अगर फ़ारेनहाइट में निकालते हैं या फिर सेल्सियस में निकालते हैं तो दोनों क्या होंगे? दोनों तापमान आपस में बराबर होंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे, यहाँ तक क्लियर है पूरा? इसको मिटा दें। अब अगले स्लाइड में देखेंगे कि तापमापी क्या होता है। ठीक है, तापमापी कौन कौन से होते हैं, किस तापमापी का प्रयोग कहाँ हम करते हैं और कौन कौन से तापमापी किस नियम पे कार्य करते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। आगे देखते हैं कि तापमापी क्या होता है। जैसे तापमापी, तापमापी का मतलब होता है जो तापमान को मापे। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक या थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? थर्मामीटर।
थर्मामीटर क्या करता है, तापमान को मापता है। तो ये थर्मामीटर जो होता है यानी तापमापी होता है, कई प्रकार के होते हैं। जैसे होता है पहले कि गैस तापमापी। कौन होता है, गैस तापमापी। तो गैस तापमापी में क्या किया जाता है, जो तापमापी होता है, जो थर्मामीटर होता है, उसमें गैस को भरा जाता है। गैस तापमापी में किसको भरा जाता है, गैस को भरा जाता है। थर्मामीटर में गैस को भरा जाता है। उसके बाद आता है द्रव तापमापी। कौन आता है, द्रव तापमापी। जब ये गैस तापमापी था तो इस तापमापी में गैस को भर रहे थे। अब आ गया द्रव तापमापी, यानी कि तापमापी में यानी थर्मामीटर में किसको भरेंगे, द्रव को भरेंगे। बोलते रहिए आप, ठीक है। उसके बाद आता है प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी आता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है कि ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म तापमापी देखेंगे, ये क्या होता है। उसके बाद से देखेंगे विकिरण तापमापी। अगर आप इतना क्लियर कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि अगर थर्मोमीटर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा। तो क्या होता है, आप एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले होता है गैस तापमापी, यानी जिस तापमापी में, जिस थर्मामीटर में गैस का प्रयोग करेंगे उसे गैस तापमापी कहते हैं। इसमें दो तरह की गैस का प्रयोग आप कर सकते हैं, कई तरह के करते हैं, लेकिन हम दो ही मेनली रूप से देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है हाइड्रोजन का प्रयोग करके और एक होता है नाइट्रोजन का प्रयोग करके, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जब प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या होता है, हिमांक बिंदु भी होता है, फिर से क्वथनांक बिंदु भी होगा, हिमांक बिंदु होता है, फिर क्वथनांक बिंदु होता है। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन तापमापी का हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु कितना होता है। तो इसका हिमांक बिंदु जो होता है वो -200 डिग्री होता है, -200 डिग्री सेल्सियस। और जो क्वथनांक बिंदु होता है इसका होता है 500 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन तापमापी है वो -200 डिग्री टेम्परेचर से लेके अगर किसी वस्तु का 500 डिग्री तक टेम्परेचर है तो उसको माप सकता है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन तापमापी। इसका जो हिमांक बिंदु होता है ये भी -200 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसका क्वथनांक बिंदु जो होता है ये हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि यह -200 टेम्परेचर से, -200 टेम्परेचर से लेके आप 1500 डिग्री टेम्परेचर तक माप सकता है। अगर आपसे हम पूछें कि हाइड्रोजन तापमापी और नाइट्रोजन तापमापी में कौन अच्छा है तो आप मारेंगे नाइट्रोजन तापमापी। क्यों, क्योंकि यह -200 से लेके आप 1500 तक नाप रहा है, लेकिन ये है कि 200 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक ही माप रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तब आता है द्रव तापमापी। जिस थर्मामीटर में आप द्रव का प्रयोग करेंगे उसे द्रव तापमापी कहते हैं। ये भी दो तरह का होता है। द्रव मतलब होता है पानी, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं, एक होता है पारा का, पारा यानी कि Hg, ठीक है, और एक प्रयोग करते हैं एल्कोहल का। एल्कोहल जो दारू पीते हैं ना उसी को एल्कोहल तापमापी कहते हैं, ठीक है। तो जिस तापमापी में पारा का प्रयोग करेंगे उसे हम कहेंगे पारा तापमापी, और जिसमें एल्कोहल का प्रयोग करेंगे उसे कहेंगे एल्कोहल तापमापी। तो इसका जो हिमांक बिंदु होता है ना, इसमें भी हिमांक बिंदु होगा और क्वथनांक बिंदु होगा। तो इसका हिमांक बिंदु कितना होता है, तो जो पारा का हिमांक बिंदु होता है ये 2 होता है, जिससे हम लोग शरीर का तापमान पारा तापमापी से ही मापते हैं। जैसे इसका होता है 35 डिग्री सी से लेकर के 42 डिग्री सी तक, ठीक है। या फिर अगर फ़ारेनहाइट में देगा तो देता है 94 फ़ारेनहाइट से लेके 108 फ़ारेनहाइट तक। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक, चलिए। उसके बाद आता है एल्कोहल तापमापी, यानी कि ये क्या करता है, अगर आपके शरीर का टेम्परेचर जो 35 डिग्री सेल्सियस है और 42 है तो इन दोनों के बीच के तापमान को माप सकता है पारा तापमापी। या फिर फ़ारेनहाइट में मापते हैं तो 94 फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 फ़ारेनहाइट तक के पारा तापमापी माप सकता है। अब देखते हैं एल्कोहल तापमापी क्या होता है। जिस तापमापी में एल्कोहल का प्रयोग करते हैं इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो जब एल्कोहल तापमापी होता है ये क्या करता है, -112 डिग्री सी से लेकर के, यानी जिसका हिमांक बिंदु होता है -112 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 78 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, -112 डिग्री सेल्सियस से लेकर 78 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि मानव का जो टेम्परेचर है, मानव शरीर का टेम्परेचर वो कितना होता है। तो अगर आप सेल्सियस में लेंगे तो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप फ़ारेनहाइट में लेंगे तो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मानव शरीर का तापमान है, सेल्सियस में हो जाएगा तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, अब फ़ारेनहाइट में होगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट।
यहाँ तो क्लियर है। अब आता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, तो इसका जो हिमांक, केवल इसका इसमें ज़्यादा याद नहीं करना आपको, केवल हिमांक बिंदु कितना होता है और क्वथनांक बिंदु कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है -200 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस होता है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का। और जो इसका क्वथनांक बिंदु होता है वो होता है 1600 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब देखेंगे ताप युग्म तापमापी, जो इसका हिमांक बिंदु होता है वो होता है -200 डिग्री सेल्सियस, और जो इसका क्वथनांक होता है वो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर है। तब आता है विकिरण तापमापी, जो इसका हिमांक बिंदु होता है वो होता है 800 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो विकिरण तापमापी है उसी तापमान को मापता है जिसका टेम्परेचर, हिमांक यानी सबसे कम तापमान कितना होना चाहिए? 800 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो विकिरण तापमापी सबसे हाई क्वालिटी का तापमापी है। इससे क्या होता है कि सूर्य का तापमान, तारों का तापमान, जितने बड़े बड़े पिंड हैं ना, जिनका तापमान बहुत ज़्यादा है, उससे हम विकिरण तापमापी से मापते हैं। या फिर कोई वस्तु जिसका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस है, उसको अगर मापना होगा तो विकिरण तापमापी से ही मापेंगे। अब क्वेश्चन पूछना है कि ताप युग्म तापमापी किस पे आधारित है? तो ये होता है सीबेक प्रभाव पे। किस पे? सीबेक प्रभाव। सीबेक एक वैज्ञानिक था, उसने एक प्रभाव दिया था, उसके बारे में अगले स्लाइड में देखेंगे हम लोग। तब होता है कि विकिरण तापमापी किसके प्रभाव पे काम करता है? तो वो होता है स्टीफन के प्रभाव पे। स्टीफन के प्रभाव पे स्टीफन ने क्या कहा कि जो विकिरण निकल रही है किसी भी वस्तु से जो विकिरण ऊर्जा निकल रही है ना, वो तापमान के 4 यानी 4 घात, क्या बोलते हैं 4 को, क्वाड्रेटल के समानुपाती होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ई जो है, ई समानुपाती T⁴ होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, विकिरण जो है, जो विकिरण निकल रहा है यानी कि ई, विकिरण ऊर्जा को ई से दिखाते हैं, जो तापमान है उसके चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं है। अगले स्लाइड में हम यहाँ देख लेते हैं कि सीबेक प्रभाव क्या है, स्टीफेंस प्रभाव क्या है, उसके बाद से थॉमसन प्रभाव क्या होते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सीबेक प्रभाव। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग देखेंगे जरूर इसको, सीबेक प्रभाव। तब आता है थॉमसन प्रभाव। ये दोनों ही तापमान से ही संबंधित हैं। थॉमसन प्रभाव बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखिए। सीबेक प्रभाव क्या कहता है? अगर आप 2 धातु लेते हैं अलग अलग पदार्थ के, जैसे आप 2 तार ले लिए, एक ले लिया आप, ये हो गया मान लीजिए कॉपर का तार हो गया, ठीक है। एक ले लीजिए आप एल्युमिनियम का तार ले लीजिए, 2 आप तार ले लिए, 2 अलग अलग धातु का तार लीजिए, एक कॉपर का तार ले लिए, एक एल्युमिनियम का तार आप ले लीजिए, ठीक है। आप दोनों का क्या कीजिए कि आपस में यहाँ जोड़ दीजिए। क्या करना है? आपस में जोड़ देना है। इसको अलग पेंसिल से कर देते हैं। इसको आपस में आप करके ये जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है। आप दोनों पर तापमान दीजिए। यहाँ मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ गर्म कर दीजिए, और इसको क्या कीजिए, इसको 20 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दीजिए। अलग अलग तापमान पर क्या करिए, गर्म कर दीजिए। 2 अलग अलग धातु के तार लीजिए, दोनों को आपस में जोड़ करके एक बंद लूप बना लीजिए। एक को 20 डिग्री सेल्सियस पर, एक को 10 डिग्री सेल्सियस पर, यानी तापमान अलग अलग होना चाहिए। जब आप ऐसे करेंगे ना तो इसमें क्या होगा, करंट उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा? CU करंट, यानी कि धारा उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि इसमें लाइन आने शुरू हो जाएगा। जब आप 2 अलग अलग धातु के तार को लेकर के दोनों को आपस में जोड़ के एक बंद लूप बनाएंगे और अलग अलग तापमान पे गर्म करेंगे, तो कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें धारा उत्पन्न होने लगेगा। इसे ही क्या कहते हैं, सीबेक प्रभाव कहते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि जब आप 2 अलग अलग धातु के तार को लेकर के दोनों को बंद लूप बना करके अलग अलग तापमान पे गर्म करेंगे, तो कुछ समय बाद क्या होगा, उसमें धारा उत्पन्न हो जाएगा, धारा उत्पन्न हो जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, सीबेक प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक ही धातु के तार लीजिए, एक ही धातु के तार लीजिए, मान लीजिए कि इसमें कॉपर का ही ले रहे हैं हम, ठीक है। एक ही धातु के तार जब ले रहे हैं और इसमें आप करंट छोड़िए, इसमें आप धारा बहवा दीजिए, इसमें क्या कीजिए, धारा दे दीजिए। एक ही धातु के तार में अगर आप धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो तार है ना गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आप घर में देखे होंगे क्या होता है, जब बिजली के लाइन में जब तार आता है तो धीरे, जब तार में लाइट आता है तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो तार गर्म हो जाता है। तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, थॉमसन ने। कहा कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो कुछ समय बाद उसमें क्या हो जाएगा, तार गर्म हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, थॉमसन प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, थॉमसन प्रभाव कहते हैं। तो दोनों का अगर हम एक जगह लिखना चाहें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक होता है सीबेक, एक होता है थॉमसन। तो क्या निश्चित रहता है, तो पहले पूछता है क्या निश्चित रहता है,
क्या बदलता है, दिख रहा है जी, क्या बदलता है। तो देखिए सीबेक प्रभाव जब था तो इसमें क्या था, इसमें आप धारा उत्पन्न हो रहा है, तो क्या उत्पन्न हो रहा है, बदलता नहीं, क्या दे रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं, क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है। तो आप दे क्या रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा, आप इसमें क्या दिए, आप इसमें दिए तापमान, तो सीबेक प्रभाव में आप तापमान दिए और उत्पन्न क्या हो गया, धारा उत्पन्न हो गया। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि सीबेक प्रभाव में क्या देते हैं, तो तापमान देते हैं, क्या उत्पन्न होता है, धारा। वही थॉम्सन प्रभाव है, इसमें आपने धारा दिया, क्या दिए आप, इसमें जब धारा दे रहे थे तो क्या उत्पन्न हो गया था, तापमान उत्पन्न हो गया था। यही क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि सीबेक प्रभाव में क्या देते हैं, तो तापमान देते हैं, क्या उत्पन्न होता है, तो धारा उत्पन्न होता है। थॉम्सन में क्या देते हैं, धारा देते हैं, तो क्या उत्पन्न होता है, ताप। अब मान लीजिए इस समय तो याद है, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल जाइएगा। तो सीबेक प्रभाव का एक ट्रिक होता है, क्या होता है, सितारा, क्या होता है, सितारा, सितारा। तो सी से हो जाएगा सीबेक, और ता यानी हो जाएगा तापमान को दे रहे हैं, उत्पन्न क्या हो रहा है, धारा, रा यानी कि धारा, ठीक है। तो इसी को जब उल्टा कर देंगे तो थॉम्सन प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। अगले तो सितारा मतलब हो गया, सी से सीबेक हो गया, सी से सीबेक हो गया, और त से हो जाए ताप, यानी कि ताप को क्या करेंगे, ताप आप दे रहे हैं, उत्पन्न क्या हो रहा है, रा यानी धारा। यहाँ तक दिक्कत नहीं हो जाए। तो सीबेक प्रभाव थॉम्सन प्रभाव हो गया। अब अगले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि सामान्य ताप क्या होता है, सामान्य ताप क्या होता है, त्रिक बिंदु क्या होता है, ठीक है, और परम शून्य ताप क्या होता है, इसके बारे में अगले स्लाइड में देखते हैं। मिटाए जी। इसको भिंगो के रखो यार। देख लेते हैं कि सामान्य ताप क्या होता है, सामान्य ताप, सामान्य ताप क्या होता है। उसके बाद होता है कि परम शून्य ताप क्या होता है। उसके बाद होता है कि त्रिक बिंदु क्या होता है। इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग एक ही बार में हम चाहेंगे कि देख लीजिए अच्छा से। सामान्य ताप क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 डिग्री केल्विन को आप क्या कहेंगे, 273 डिग्री केल्विन को क्या कहेंगे आप, और सामान्य ताप कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को क्या कहते हैं आप, सामान्य ताप कहते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है सामान्य ताप क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं आप, सामान्य ताप कहते हैं। अब इसी में क्या करना है, इसको बदल देना है, यानी कि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, समझ रहे हैं। अब केल्विन जो है ना, इसको क्या करिए, सेल्सियस को कर दीजिए केल्विन के पास, यानी कि सी को भेज दीजिए 273 के पास, और जो के है इसको भेज दीजिए 0 के पास, यानी कि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन को क्या कहेंगे, परम शून्य ताप कहते हैं। ये परम शून्य ताप क्या है, इस तापमान पर कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, गैस का मतलब कि समझ ही रहे हैं आप लोग, जैसे वायुमंडल हो गया, इसमें तरह तरह के गैसें हैं। तो जब उसको माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। यानी कि वह जो गैस है वो गति करना क्या कर देगी, गति करना बंद कर देगी। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को सामान्य ताप कहते हैं। जब इसको बदल देंगे, यानी कि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन कर देंगे, तो होता है परम शून्य ताप। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो गैस है ना, कोई भी गैस है क्या हो जाता है, ठोस हो जाएगा और वह गति करना बंद कर देगा। फिर आता है त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु क्या होता है कि जैसे इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसी में क्या करना है, 0 में 1.6 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, 1.6 डिग्री सेल्सियस। और 273 है तो यहाँ भी क्या करना है, 273.16 केल्विन कर देना है। कोई दिक्कत है, क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस है उसमें केवल 16 जोड़ देना है पॉइंट में दे करके, और 273 है उसमें भी 16 जोड़ देना है पॉइंट में दे करके। तो इसी को कहते हैं त्रिक बिंदु। यह कौन सा बिंदु है, त्रिक बिंदु है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ये कोई ठोस ले लीजिए, क्या लीजिए, ये ठोस है, कोई ठोस, यानी कि आप मान लेते हैं इसको बर्फ़ है, ठीक है। तो त्रिक बिंदु क्या होता है, जब आप इसको इस बर्फ़ में 1.0 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे, इतना तापमान देंगे, तो ये ठोस बर्फ़ है ना, ये बर्फ़ पिघलेगा नहीं, यानी कि जो बर्फ़ है वो बर्फ़ ही रूप में रहेगा। समझ रहे इतना, यानी कि त्रिक बिंदु वह होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु में
1.0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन पर अगर गर्म करते हैं तो अगर ठोस है या बर्फ़ है या गैस है तो गैस में ही रहेगा, यानी कि इसकी अवस्था चेंज नहीं होगी। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि त्रिक बिंदु क्या होता है, तो 0.16 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन होता है। यहाँ तो कोई परेशानी, सामान्य ताप 0 डिग्री सेल्सियस या 273, इसी को जब आप चेंज कर देंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, तो ये हो जाता है परम शून्य ताप। तब आता है त्रिक बिंदु क्या होता है, इसी में 1.6 जोड़ दीजिए, इसी में 1.6 दीजिए। यह एक ऐसा तापमान है जब किसी वस्तु को आप इतना तापमान देंगे तो अगर वह ठोस में है तो ठोस में ही रहेगा, द्रव में है तो द्रव में ही रहेगा, गैस में है तो गैस में ही रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि ऊष्मा की संचरण की कौन कौन सी विधियाँ होती है, जैसे चालन होता है, संवहन होता है, विकिरण होता है। फिर देखेंगे कि ऊष्मा गति की क्या नियम कितने होते हैं, तो शून्यवां नियम होता है, प्रथम नियम होता है, द्वितीय नियम होता है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा भिगो कर आइए जी। यहाँ देख लेते हैं कि ऊष्मा के संचरण की विधि क्या होती है और उसमें प्रसार क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं कि ऊष्मा संचरण की विधि, फिर आता है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मा संचरण की विधि देखते हैं। ऊष्मा संचरण की विधि क्या होती है, जैसे कि इसमें आता है चालन, फिर आता है संवहन, फिर आता है विकिरण। चालन क्या होता है फिर देखेंगे, फिर संवहन, फिर विकिरण। चालन क्या होता है, जैसे कि कोई भी आप धातु का प्लेट ले लीजिए, मान लीजिए कि लोहा का एक प्लेट ले लिए हम, ये लोहा का एक प्लेट है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे आग लगाइए, ठीक है, यहाँ पे आप आग लगा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यहाँ भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। जब आप कहीं पे अगर लोहार के पास अगर आप जा रहे हैं तो क्या होता है कि आप कोई लोहा लेके जाते हैं तो क्या करता है, पहले उसको भट्ठी में डालता है, भट्ठी में डाल के उसको लाल करता है। क्या करेगा, उसको लाल करेगा, यानी गर्म करता है। तो जब गर्म करता है फिर भी इसको क्या करता है, पिलास से या फिर किसी पकड़ने वाले चीज़ से पकड़ा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हम यहाँ गर्म कर रहे हैं या फिर यहाँ गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा धीरे धीरे चल के यहाँ आएगी। ये कौन सी विधि हो जाएगी, चालन। ये हमेशा किस में होता है, ठोस में होता है। यानी कि जब आप किसी धातु के प्लेट को या किसी भी ठोस पदार्थ को एक सिरे पे गर्म करते हैं तो इसके कण क्या होता है, ये इसका कण ये गर्म हो जाएगा, फिर ये उसमें इसको देगा तो इसको ये भी गर्म हो जाएगा, फिर इसको उसमें देगा, ये भी धीरे धीरे करते करते ये पूरा जो पदार्थ है ना गर्म हो जाता है। इसको कहते हैं चालन विधि। या किस में होता है, ठोस में होता है। तो इसमें क्या होता है, देख रहे हैं ये गर्म हुआ तो धीरे धीरे इसको गर्म कर दे, लेकिन ये कण है ना, ये गर्म होकर यहाँ नहीं गया है, धीरे धीरे ये गर्म हुआ, फिर इसको गर्म किया, फिर इसको गर्म किया, ऐसे गर्म हो रहा है। यानी कि कण जो है, कण अपने ही स्थान पे रहते हैं। फिर से चालन विधि ठोस में होता है, इसमें कण की गति नहीं होती है, कण अपने ही स्थान पे होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कण किस में गति नहीं करते, तो कण चालन में कण गति नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। फिर आता है संवहन। संवहन क्या होता है, जैसे कि आप एक पानी का ये डब्बा ले लीजिए, इसमें पानी मान लीजिए रखा है, ठीक है। आप इसको दे रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। पानी को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ तापमान दे रहे हैं तो नीचे का जो पानी का कण है ये गर्म हो जाएगा, ये गर्म होगा। तो ये नियम होता है कि जब भी कोई पदार्थ गर्म होती है तो क्या होती है, ऊपर चली जाती है वो। जब किसी पदार्थ को या जब किसी कण को जब आप गर्म करेंगे, हवा के कण को, तो गर्म होकर ऊपर चली जाती है। गर्म के कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो क्या होती है, जब इसको गर्म करते हैं पानी के कण गर्म हो जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, और जो ऊपर वाला पानी है जो ठंडा फिर वो नीचे चला आता है। यानी कि संवहन विधि में क्या होता है, कण गति कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर है नीचे चला गया। यानी इसमें क्या होता है, कण गति करते हैं, कण गति करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसमें कण गति करते हैं। ये किस में होता है, ये द्रव में होता है या फिर गैस में होता है। इस सीधे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी विधि में कण गति करते हैं, तो संवहन में। किस में होता है, तो द्रव और गैस में। किस में कण गति नहीं करते हैं, तो चालन हो गया, ठीक है। फिर आता है विकिरण विधि। विकिरण विधि क्या होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश है तो सूर्य से ऊर्जा आती है हमारे पास, सूर्य से जब ऊर्जा आती है हमारे पास तो उसी को क्या कहते हैं, विकिरण ऊर्जा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, इसमें माध्यम जो होता है ना, माध्यम गर्म नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको देख लीजिए, माध्यम गर्म नहीं होता है, माध्यम गर्म नहीं होता है। सीधे क्वेश्चन पूछता है किस विधि में माध्यम गर्म नहीं है। माध्यम गर्म का मतलब क्या है, तो सूर्य के प्रकाश से जब विकिरण ऊर्जा आ रही है तो जितने बीच में जितने माध्यम है ना, जितने माध्यम है बीच में हवा है तो वो गर्म नहीं होता है।
क्या होता है, जब पृथ्वी जब गर्म हो जाती है ना, तो यहाँ से जब पृथ्वी गर्म होती है तो यहाँ से जब जो ऊर्जा निकलती है ना, उससे वायुमंडल हमारा गर्म होता है। अगर ऐसा होता कि माध्यम गर्म होता तो मान लीजिए कि जो माउंट एवरेस्ट है पृथ्वी से ऊंचा है, तो पहले उसको पिघलना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। नीचे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है लेकिन ऊपर कम गर्मी रहती है। क्यों? क्योंकि जो विकिरण विधि है इसमें माध्यम गर्म नहीं होता है, माध्यम गर्म इसमें नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। तब देखते हैं कि ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? तो क्वेश्चन पूछता है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल यानी कि हवा, यह किससे गर्म होता है। जब भी वायुमंडल पूछेगा कि वायुमंडल किससे गर्म होता है, तो संवहन से। किससे? संवहन से। वही पूछेगा कि पृथ्वी किससे गर्म होती है, तो पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी किससे गर्म होती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वही होता है विकिरण से। जो वायुमंडल है किससे गर्म होता है? क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा आती है तो पृथ्वी को गर्म करती है। जब पृथ्वी गर्म होती है तो यहाँ से ऊर्जा निकलती है, तो फिर क्या होता है, वायुमंडल गर्म हो जाता है। यानी संवहन विधि से वायुमंडल गर्म होता है। अब पृथ्वी किस विधि से गर्म होती है? विकिरण विधि से गर्म होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तब पूछता है कि अब ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। ऊष्मीय प्रसार का मतलब कि ऊष्मा का प्रसार कैसे होगा, ठोस में कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई हम एक छड़ ले रहे हैं, लोहा का छड़ है, ठीक है, आप इसको गर्म कर रहे हैं, तो इसके अगर केवल लंबाई में वृद्धि हो, किस में वृद्धि हो, केवल लंबाई में वृद्धि हो, तो उसे कहते हैं रेखीय प्रसार। क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार। केवल अगर लंबाई में वृद्धि होगा, किसमें? लंबाई में, तो इसे कहेंगे रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार इसको किससे दिखाते हैं? अल्फा से। इसको लिखते हैं अल्फा। क्या लिखते हैं? अल्फा। फिर अब मान लीजिए कि फिर यही छोड़ को फिर से दोबारा आप गर्म किए, क्या उसका ये भी इतना चौड़ा भी हो गया और इधर भी बढ़ गया, यानी कि इसकी क्या हो गई, चौड़ाई भी बढ़ गई और लंबाई भी बढ़ गई। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाए, जब लंबाई एवं चौड़ाई दोनों अगर बढ़ जाएं, तो उसके बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं, इसको रेखीय प्रसार, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय। लंबाई गुणे चौड़ाई को क्षेत्रफल बोलते हैं, तो इसे क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रसार। इसको दिखाते हैं बीटा से। किसको दिखाते हैं? बीटा इसको बोलते हैं। किसे दिखाते हैं? बीटा से। यहाँ तो कोई दिक्कत दिख रहा है जी नीचे में एक होता है। अब मान लीजिए इसको फिर से गर्म करते हैं, इसकी लंबाई भी बढ़ गई, इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई, लंबाई भी बढ़ गई और इसकी ऊंचाई भी बढ़ जाए अगर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर तीनों बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं आयतन प्रसार। क्या बोलते हैं? आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब तीनों बढ़ जाएगा तो उसको आयतन प्रसार कहते हैं। आयतन प्रसार कहते हैं। इसको दिखाते हैं गामा से। किसे दिखाते हैं? गामा से। तो कभी कभी क्या करता है, रिलेशन पूछता है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा एक दूसरे से कितने रेशियो में होते हैं। तो अगर अल्फ़ा, बीटा और गामा का रेशियो निकालें तो 1:2:3 होता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमाएगा? पूछता है कि क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार एक दूसरे के कितने होते हैं। जब क्षेत्रीय प्रसार आयतन पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा। पूछेगा कि रेखीय प्रसार और आयतन प्रसार कितना होता है, तो रेखीय प्रसार 1 है, आयतन हुआ 3, तो 1:3 हो जाएगा। अगर यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो हो जाएगा ना वो। चलिए अगला स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ऊष्मा संचरण की, ऊष्मा गतिकी की कौन कौन से नियम होते हैं। ऊष्मा गतिकी के नियम अब देखते हैं। वीडियो को यहीं हम पॉज करेंगे क्योंकि क्या होता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं रहे हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे ऊष्मा गतिकी के कौन कौन से नियम होते हैं। जैसे शून्य नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, फिर से किरचॉफ के कौन से नियम होते हैं, न्यूटन का शीतल नियम क्या है, फिर विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होता है। जब किसी बर्फ़ को आपस में टकराते हैं तो जल्दी पिघल जाते हैं। जब कोई पहाड़ से बर्फ़ पिघलता है तो नीचे से ही क्यों पिघलता है। ऐसे में जब किसी का आयतन अगर बढ़ाएंगे तो उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर तापमान बढ़ाते तो स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जय हिंद। पूरा वीडियो को आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए।